हेलो एवरीवन, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच में रोचक तथ्यों के साथ में। आज है 28 सितंबर, तो डिस्कस करेंगे 28 सितंबर के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखेंगे, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट में रिवीजन की क्लास है, जैसा कि आप सबको पता है। उम्मीद को हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के भरोसे ही हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। यानी जो हमारी उम्मीद है वो फिर से हमें जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, सफल होने के लिए एक मोटिव देती है। तो इसलिए हमेशा उम्मीदों से भरे रहिए। उम्मीद करिए कि आप हर काम कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। तो इसी विचारधारा के साथ में स्टार्ट करती हूँ मैं आज की अपनी क्लास। देखिए, अभी हम प्रेजेंट टाइम में जो बात करेंगे, सबसे पहले वो बात करेंगे भगत सिंह के बारे में, क्योंकि सरदार भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है आज 28 सितंबर को। 1907 में पंजाब प्रांत का जो लायलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इनका जन्म हुआ था। प्रेजेंट टाइम में हम इनकी 116th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिर्फ 12 साल की उम्र में जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको देखने के लिए ये गए थे, और वहां से ये बहुत ज्यादा अंदर से विह्वल होकर आए थे। मतलब इनके मन में था कि बस अंग्रेजों को हटा देना है अपने देश से। ये बहुत ज्यादा, देखिए, इस प्रारंभिक जो इनका समय था उसमें ये महात्मा गांधी जी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन चलाया जाता है और चौरी चौरा हत्याकांड होता है, और उसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है। और इसके साथ साथ हजारों लाखों लोगों का जो भारतवासियों का मनोबल टूटता है, उसकी वजह से ये भी प्रभावित होते हैं। और उसके बाद ये अहिंसा का मार्ग छोड़ देते हैं, और उसके बाद ये युवा क्रांतिकारी जो संगठन था उसमें शामिल हो जाते हैं, और भारत के लिए क्रांतिकारी तरीके से स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे कौन? जिनका नाम था करतार सिंह सराभा। उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह का मानना था कि जो हमें आजादी है ना, वो मांगने से नहीं मिलने वाली है, उसको छीनना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे विचारकों जैसे व्लादिमीर लेनिन से ये प्रभावित हुए, और साथ में ही जो मिखाइल बुकनिन है उनकी शिक्षाओं से ये प्रभावित हुए हैं, लियोन ट्रॉटस्की से ये प्रभावित हुए हैं, और सबसे ज्यादा इटली के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम में जिसका नाम आता है ज्यूसेपे मैजिनी। ज्यूसेपे मैजिनी के बारे में बताऊं तो इटली की स्वतंत्रता में इस व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उस टाइम में भगत सिंह इनसे प्रभावित थे। हमारे देश के जो वीर सावरकर थे वो भी ज्यूसेपे मैजिनी से प्रभावित थे, और लाला लाजपत राय तो इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो क्रांतिकारी रहे हैं पूरी दुनिया में उस टाइम के, उससे भगत सिंह प्रभावित हुए बिना नहीं नहीं थे, क्योंकि इनके शिक्षाओं को, इनके विचारों को ये पढ़ा करते थे। और अगर मैं कहूँ तो ये जो है एक तरीके से साम्यवाद और अराजकतावाद दोनों दोनों ही विचारधाराओं से प्रभावित थे, और दोनों को ही लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। इसके बाद वो स्टोरी, वो फिल्म तो आपने जरूर देखा होगा, भगत सिंह। भगत सिंह में क्या दिखाया जाता है? तीन लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें भगत सिंह होते हैं, राजगुरु होते हैं, सुखदेव होते हैं। और इनको जो है देखा जाता है कि जब जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं और लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो इस लाठी चार्ज को जो करता है उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसका नाम सैंडर्स था, उसकी हत्या कर दी जाती है इन तीनों के द्वारा। और उसके बाद जो असेंबली होती है उसमें बम फेंका जाता है इनके द्वारा, और उसके बाद इनको फांसी लगा दी जाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगत सिंह की जो विचारधारा थी, उनका जो काम था, उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में ये शामिल हुए थे। और साथ ही जब अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों का सम्मेलन एक बुलाया जाता है कानपुर में, और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो कैसे क्रांतिकारी विचारधाराओं के माध्यम से और इस संगठन को कैसे मजबूत कर सकता है, और भारत की स्वतंत्रता में कैसे योगदान कर सकता है। तो इसके नेताओं में हम देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आजाद जी और शहीद अशफाक उल्लाह जी, ये सब शामिल थे। देखो, जब साइमन कमीशन वापस आता है, तो साइमन कमीशन के वापस आते ही, मतलब भारत में जब वो आता है, तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। फिर इसका बदला लिया जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो पार्टी थी उसके द्वारा, जिसमें शामिल कौन कौन थे? तो भगत सिंह शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, और राजगुरु शामिल थे। तो 1928 में ही 30 अक्टूबर के दिन इसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद 1929 में
8 अप्रैल के दिन जो दिल्ली का केंद्रीय विधानसभा है वहां पर बम फेंका जाता है भगत सिंह के द्वारा और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। अच्छा, बम फेंकने के बाद ये जाते नहीं है वहां, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया, तो भगत सिंह का नाम याद रख लेना, उनके द्वारा दिया गया था। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है और 23 मार्च का जो काला दिन है, 23 मार्च के दिन 1931 में इनको फांसी दे दी जाती है। और चोरी चुपके जो फिरोजपुर जाकर जो सतलज नदी का तट है वहां पर इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बिना किसी को बताए। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अन्याय किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। देखो, विश्व रेबीज दिवस के बारे में बात करेंगे जिसको हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। रेबीज की जो रोकथाम है, क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है ये, और अगर ये किसी को हो जाती है तो बचने के चांसेस बहुत कम है, उसकी एक्टिविटीज बिल्कुल जानवरों जैसी हो जाती हैं। तो इसके प्रति जो अवेयरनेस है उसको पैदा करने के लिए हर साल जो हमारा यूनेस्को है उसके द्वारा विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद रख लेंगे। साथ में ही 2 संगठन, रेबीज नियंत्रण संगठन और रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, इसके द्वारा सबसे पहले 2007 में रेबीज दिवस मनाया गया था। इसके अलावा जो रेबीज का टीका बनाने वाला व्यक्ति है उसका नाम जरूर आपको पता होना चाहिए, तो वो व्यक्ति है लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर, जिनके द्वारा रेबीज का टीका बनाया गया था। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो हर साल 28 सितंबर को आती है। तो इनको याद करते हुए ही 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। ओके, याद रखेंगे इस बात को। सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब आइए बात करते हैं दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बारे में। 2021 के लिए ये दिया जा रहा है वहीदा रहमान जी को। हमारे देश के जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय से रिलेट करते हैं अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट करा गया है। ठीक है, वहीदा रहमान जी के बारे में बात करें तो इनकी जो 2 मूवीज थी, गाइड और नीलकमल, जिसके बारे में हमें भी शायद पता होगा, तो ये जो मूवी थी, इनके इस मूवी में काम करने के लिए इनको फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया था। और इसके बाद रेशमा और शेरा, इनकी जो मूवी थी, इसमें इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा इनको 1972 में पद्मश्री से और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ साथ हमें ये बात पता होना चाहिए कि जब ये 69 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो समारोह होगा उसके दौरान इन्हें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, अच्छा देखो, इस पुरस्कार के तहत एक गोल्डन लोटस दिया जाता है, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 10 लाख रुपए के साथ साथ में एक रेशम की पट्टिका दी जाती है और साथ में ही एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक स्टॉल दिया जाता है, इस बात को याद रख लेंगे। ये अवार्ड है, इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी, तो 1969 में करी गई थी भारत सरकार के द्वारा। जो दादा साहब फाल्के थे उनकी याद में ऐसा करा गया था। और पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन आता है, तो नाम याद रख लेंगे, देविका रानी रॉय रिच का। ओके, पहली बार इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दादा साहब कौन थे। तो देखो, भारतीय सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाते थे। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। महाराष्ट्र में ही इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के त्रिंबक में इनका नाम था धुंडीराज गोविंद दादा साहब। ठीक है, 1870 में इनका जन्म हुआ था। पहली बार इन्होंने एक मूवी देखी थी 1906 में और इस मूवी का नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। तो इस मूवी से बहुत प्रभावित हुए थे और राजा हरिश्चंद्र नाम की मूवी बनाई जाती है 1913 में इनके द्वारा। इस मूवी को लिखने वाले, डायरेक्ट करने वाले और इसके निर्माता ये सारे दादा साहब जी ही थे। तो भारतीय सिनेमा के जनक और भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में हम इनको जानते हैं, दादा साहब फाल्के को, जिनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है, इस बात को याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, हांगजो एशियाई खेलों के दौरान किस स्पर्धा में भारत ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। तो देखो, गोल्ड मेडल जीता है और हम सबको पता है कि अभी ये जो एशियाई गेम्स है ये हो रहे हैं चाइना में। तो ये जीता है भारत ने घुड़सवारी ड्रेसेस टीम स्पर्धा में। ओके, इस बात को याद रख लेंगे। साथ में ही भारत के द्वारा 3 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। उन गोल्ड मेडल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो गोल्ड मेडल जीता गया था वो भारत की महिला क्रिकेट जो टीम थी उसके द्वारा जीता गया था।
इसके बाद शूटिंग में भारत ने गोल्ड मेडल जीता और तीसरा जीता है घुड़सवारी में। और घुड़सवारी में जो ये गोल्ड आया है वो 41 सालों के बाद आया है, तो अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। 41 साल पहले 1982 में जब भारत में एशियन गेम्स हो रहे थे तो उसके दौरान भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। अभी जो एशियन गेम्स चल रहे हैं, अगर उसकी तालिका देखी जाए तो उसमें चाइना सबसे ज्यादा आगे 47 गोल्ड के साथ में, फिर दक्षिण कोरिया है 13 गोल्ड के साथ में, और भारत जो है छठे स्थान पर है 3 गोल्ड के साथ में। ओके, देखो भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं अभी तक, जिसमें से 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और अभी 7 ब्रॉन्ज मेडल है। आगे की लिस्ट जैसे जैसे आती रहेगी वैसे वैसे अपडेट करते रहेंगे। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में टाटा मेमोरियल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर किया गया है पूछा जा रहा है, तो काठुआ में किया गया है, इस बात को याद रख लेंगे। साथ में ही काठुआ के बारे में अगर मैं बात करूं और जम्मू कश्मीर के बारे में बात करूं तो जम्मू कश्मीर का पहला ये किसी तरीके का जो कैंसर सेंटर है इसका उद्घाटन किया गया, इस बात को याद रख लेंगे। 24 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया, ये भी याद रख लेना। ओके, अच्छा, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी इससे लाभ होगा। ओके, ये प्रॉपर लिस्ट है कि कहाँ कहाँ पर हमारे देश में किस किस स्टेट में कौन कौन सा कैंसर सेंटर है, तो इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक पर पीडीएफ के फॉर्म में भी उपलब्ध है, तो वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। अमेरिका में आयोजित 25वें ISS में किस भारतीय प्रतिनिधि ने भाग ले लिया? तो हमारे देश के नौसेना के एडमिरल हैं जिनका नाम है आर हरि कुमार, तो आर हरि कुमार जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस दौरान भारत और यूएसए, अमेरिका के जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं, नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं, वायु सैनिक एक्सरसाइजेज होती हैं या मरीन एक्सरसाइजेज होती हैं, उन सब के बारे में चर्चा करी गई है। अच्छा, 19 से 22 सितंबर तक ये जो मीटिंग है ये चली है। कहाँ पर? तो हमारा जो अमेरिका है वहाँ के न्यूपोर्ट में, इस बात को याद रख लेंगे। और भारत की तरफ से हरि कुमार ने भाग लिया है। साथ में ही इसमें 12 देशों ने और भी पार्टिसिपेट किया था, जिसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसमें इटली है, फिजी है, इजराइल है, जापान है। स्पेशली इसका जो मोटिव था कि हमारा जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है, हिंद प्रशांत महासागरीय वाला जो एरिया है, उसमें चाइना की जो पहुंच है उसको कम करना, साथ में ही समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और एक्सरसाइजेज जो होती हैं उसको किस तरीके से और ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, इन विषयों पर सम्मेलन हुआ है, इस बात को याद रख लेंगे। अच्छा, भारत और यूएसए के बीच में जो सैनिक अभ्यास होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी भारत और अमेरिका के बीच में एक सैन्य अभ्यास चल रहा है, युद्धाभ्यास जिसका नाम है। ये कहाँ पर चल रहा है? तो अमेरिका में चल रहा है, अमेरिका के अलास्का में। ओके, तो युद्ध अभ्यास में ब्रिगेड और बटालियन दोनों भाग लेते हैं और 250 सैनिक भाग लेते हैं। इसमें वज्र प्रहार अमेरिका और भारतीय दस्तों के बीच में होता है, ठीक है, इसका नाम याद रख लेना। वायुसेना अभ्यास होता है जिसका नाम है कोप इंडिया, तो कोप इंडिया होता है भारत के जो वायुसेना बेस है वहां पर भारत और अमेरिका के बीच में। त्रिसेवा अभ्यास होता है जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ, जिसमें तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। देखो, मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है और अभी अगस्त में ही हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। रिम्पैक नौसेना अभ्यास, ये इसका 22वां संस्करण अमेरिका के द्वारा कंडक्ट कराया गया, अमेरिका ही इसको कंडक्ट कराता है, अमेरिकी नौसेना के द्वारा इसको दुनिया भर के देशों के साथ में कंडक्ट कराया जाता है, इस बात को याद रख लेंगे। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में कुछ विशेष अभ्यास होते हैं। तर्कश होता है आतंकवाद विरोध के लिए और अभ्यास संगम होता है स्पेशली नौसेना के लिए। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया है? तो याद रख लेंगे, इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। हमारे देश का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है, उनसे रिलेट करते हैं, इनका नाम है अमित खरे। तो इनको सलाहकार के रूप में काम करने के लिए इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 12 अक्टूबर 2023 के बाद इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये झारखंड के 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, इनका नाम याद रखेंगे। साथ में ही जो बिहार का चारा घोटाला हुआ था उसको उजागर करने में इनका विशेष योगदान रहा है और हमारे देश की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको लागू कराने में, उसकी नियमावली बनाने में भी इनका विशेष योगदान रहा है। नेक्स्ट बात कर लेंगे एशियन गेम्स के बारे में। तो एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? मैंने बताया था ना अभी कि राइफल में भी जो निशानेबाजी है उसमें भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, तो इनका नाम जरूर याद रख लेना, सिफ्त कौर सामरा। ओके, सिफ्त कौर सामरा ने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन स्पर्धा में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार ने एफ्सा को 6 महीने के लिए
किस राज्य में बढ़ा दिया है। तो जो एस्पा है उसको बढ़ा दिया गया है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। देखो ये किस तरीके का कानून है। ये एस्पा एक ऐसा कानून है जिसमें जो सैनिक हैं उनको पूर्ण तरीके से ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, कहीं पर छापा मार सकते हैं, कोई भी अभियान चला सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये देश की शांति के लिए खतरा है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो रही है, तो उसके ऊपर वो तुरंत कार्यवाही कर सकते हैं बिना किसी पूर्व जानकारी के। ओके। अच्छा देखो 1 अक्टूबर 2023 के बाद 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, इस बात को याद रख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बढ़ाया गया, इस बात को भी। देखो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इनके हर एक हिस्से में नहीं लगाया गया है। कुछ कुछ हिस्से जहां पर अशांति की संभावना है वहां पर एस्पा लगाया गया है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करूंगी मैं 13वें हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन के बारे में। ये कहां पर आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। देखो ये जो 13वां शिखर सम्मेलन है ये दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में हुआ था, 26 और 27 सितंबर को हुआ था, और हमारे देश के रक्षा मंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ओके, साथ में इनके द्वारा ये भी बोला गया था कि जो भारत का रक्षा निर्यात है उसको 24 और 25 में बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए तक लेकर आया जाएगा, ये बात बोली गई। इसके साथ साथ हमारे देश के जो सेना प्रमुख जनरल हैं मनोज पांडे जी, और जो अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स सी मैककॉनविले वो भी शामिल हुए थे। और स्पेशली इसका मोटिव ये है कि जो हमारा इंडो पैसिफिक वाला एरिया है उसमें समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, समुद्री अभ्यास को करना, और डिजिटली और जो तकनीकी क्षेत्र है उसमें एक दूसरे की सहायता करना, इन सब विषयों को लेकर ये मीटिंग करी गई थी, इस बात को याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्कर्स 2024 में किस भारतीय फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिल गई है, तो नाम याद रख लेना, केरला की मूवी है, मलयालम मूवी है 2018, इसको शामिल कर लिया गया है, ऑफिशियल इसकी एंट्री कर दी गई है। जो ये ये जो मूवी बनी है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका पूरा नाम पहले याद रखेंगे, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ओके, केरला में जो बाढ़ आई थी उसके ऊपर ये बनी है। जूड एंथनी जोसेफ के द्वारा इसको निर्देशित करी गई है, और स्पेशली जो पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, उसके ऊपर ये मूवी बनी है, इस बात को याद। देखो और भी मूवीज थी भारत की जो अच्छी अच्छी मूवीज थी, वो भी लिस्ट में शामिल थी, बट उन सब की जगह सेलेक्ट किया गया 2018 को ऑस्कर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट बात कर लेंगे वर्तमान में दुनिया के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन सी बन गई है, तो ये देखो अफगानी मुद्रा है। अफगानी मुद्रा को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है तो वो भी बात कर लेते हैं। तो ब्लूमबर्ग के द्वारा ये बात बोला गया है, और ब्लूमबर्ग ने बोला कि जो अभी 3 महीने का समय गुजरा है उसमें देखा गया कि जो अफगानी मुद्रा है वो काफी मजबूत स्थिति बनाए रखी हुई है। देखो अफगानिस्तान में जैसा कि हम सबको पता है कि तालिबान का शासन था, तो तालिबान ने अपनी अफगानी मुद्रा को में सुधार करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए कई सारे काम किए थे। इवन उन्होंने तो बैन लगा दिया था कि जो हम ऑनलाइन जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं ऑनलाइन, उसके ऊपर इन्होंने पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। ठीक है, तो इस बात को याद रख लेंगे कि जो अफगानी मुद्रा है वो पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड में ब्लूमबर्ग के द्वारा ये बताया गया है कि सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में सामने आई है। इसके पीछे का रीजन ये बताया गया है कि अफगानिस्तान में अरबों का इन्वेस्टमेंट किया गया है, लोगों ने सहायता करी है ना, और जो उसके आस पड़ोस के देश हैं उसके साथ व्यापार कर रहे हैं, और अफगानिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बताया गया है। ओके, देखो अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम अफगानी है। 1 से लेकर 1000 तक के बीच की जो नोट है उसको छापता है ये। इसमें नोट और सिक्के दोनों आपको मिल जाएंगे। जो अफगानिस्तान बैंक है वो इसका सारा काम देखता है इस करेंसी का, यानी कि इसकी छपाई का, वितरण का, नियंत्रण का। ठीक है, पहले इसकी छपाई रूस में होती थी, लेकिन जब हामिद करजई की सरकार आई यहाँ पर 2002 में, तो उसने ब्रिटेन को ये अधिकार दे दिया। तो इंग्लैंड के बेसिक स्टॉक में दुनिया की जो सबसे बड़ी प्राइवेट करेंसी प्रिंटिंग है उसको अधिकार दे दिया गया, यानी अफगानी मुद्रा वहां से छपती है, और यहीं पर दुनिया के 140 देशों की मुद्राएं भी छापी जाती हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो द अफगानिस्तान बैंक जिसकी स्थापना 1939 में करी गई थी, और प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया में 46 शाखाएं आपको इसकी देख। आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो याद रख लेंगे राम राजेश्वर राय का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2020 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में इनकी नियुक्ति करी गई थी 9 अक्टूबर को। ठीक है,
आइए रिवीजन कर लेते हैं, जो हमने कल पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे देश के बारे में। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। सऊदी अरब में इसकी मेजबानी करी जाएगी और विषय था पर्यटन और हरित निवेश। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में प्रमिला मलिक की नियुक्ति करी गई है। ये बीजेडी, जिसको हम बीजू जनता दल कहते हैं, उससे संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे। और साथ में जो उड़ीसा की सरकार है वहां पर मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया था। भारतीय नौसेना और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा कहाँ एक समझौता किया गया है? तो ये समझौता किया गया था नई दिल्ली में, इस बात को याद रखेंगे। आईएनएस निरीक्षक ने गोताखोर प्रशिक्षण अभ्यास किस स्थान पर शुरू किया है? तो श्रीलंका के त्रिंकोमाली में शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 7 दिन तक चलने वाली हाथी महोत्सव आयोजित करी गई है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और अब जो है मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 7 हैं, इस बात को याद रख लेंगे। ओके। एशियन गेम 2023 में भारत ने घुड़सवारी में कितने साल बाद गोल्ड मेडल जीता? तो 41 साल बाद। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश के जो हरदीप पुरी जी हैं उनके द्वारा किया गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ में। ओके। आइए नेक्स्ट बात करें, कैटरीना कैफ को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जापान की कपड़ा उद्योग की कंपनी है जिसका नाम है यूनिक्लो इंडिया। तो यूनिक्लो इंडिया के द्वारा देखो, भारतीय वायुसेना में किस एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है? तो C295 को शामिल किया गया है। 2021 में एयरबस और भारत सरकार के बीच में समझौता हुआ था कि 17 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट डायरेक्ट खरीदे जाएंगे और 17वां जो एयरक्राफ्ट होगा उसको एयरबस और टाटा दोनों मिलकर बनाएंगे। इस बात को याद रख लेंगे। तो जो पहला एयरक्राफ्ट है वो भारत आ गया है, जिसका नाम है C295, स्पेन से आया है, इस बात को याद रख लेंगे। ओके। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द मैन फ्रॉम अंकल के किस ब्रिटिश अभिनेता का निधन हो गया है? तो डेविड मैककलम के बारे में हमने कल पढ़ा था, जिनका निधन हो गया है, ब्रिटिश अभिनेता थे। ओके। 90 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि टेलीग्राम के लिंक पर पीडीएफ के फॉर्म में सारी जानकारी उपलब्ध है, तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नए न्यूज नए विचारों के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। बाय बाय।